किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, कोई उम्र भर सफ़र में ही रह जाता है। हॉस्टल कॉटेज के लॉन में रूपा के साथ एक 15-16 साल के लड़के को देख करवे साख्ता के सिर जुबान पर आ गया था। बिना परिचय के ही मैं समझ गई थी कि वो सुदर्शन का ही बेटा है। वही नाक नक्श, वैसा ही कद काठी, बात करने का तरीका भी वही, एकदम सुदर्शन की फोटोकॉपी। रूपा मेरी रूममेट थी। वो सीनियर क्लासेज को पढ़ाती थी और मैं प्राइमरी क्लासेज को। उम्र में वो मुझसे 6-7 साल बड़ी थी, फिर भी हम दोनों में गहरी बनती थी। एक साथ बोलते बतियाते दोस्ती निभाते हुए कब आधी रात ढल जाती पता ही नहीं चलता था। रूपा गरीब घर से थी, हमेशा स्कॉलरशिप लेकर ही पढ़ती आई थी। परिवार में एक छोटा भाई दीपक और माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं था। दीपक को इसी साल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था। रूपा हर महीने अपनी ज़रूरतों पर अंकुश लगाकर भाई को पैसे भेजा करती थी। रूपा के जीवन में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुदर्शन का नाम का एक युवक भी था। लंबा, बांका, आंखें हरदम जीने की उमंग से चमकती मचलती हुई सी। दोनों बचपन से ही एक साथ गरीबी के अंधेरों से गुजरते हुए बड़े हुए थे। फिर एक हादसे में सुदर्शन ने अपने माता पिता को खो दिया। ऐसा कोई गरीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो सुदर्शन का दायित्व अपने ऊपर ले लेता। ऐसे में उनके एक करीबी परिचित सेठ जी ने उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर वायुसेना में पायलट बनाने तक की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। सुदर्शन कभी कभी अपना एयरक्राफ्ट स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर ले जाता और फिर कुशल उड़ान की तरह शोर मचाता। पूरी वादी को गुजारता हुआ पल भर में नीले काले पहाड़ों की सीमा लांघ जाता। कभी कभार वो रूपा से मिलने हॉस्टल भी आ जाता था और फिर दोनों हॉस्टल से बाहर निकल जाते थे। वापस लौटकर रूपा गुनगुनाती हुई बाथरूम में घुस जाती और फिर जब फ्रेश होकर बाहर निकलती तो अपने बाल छितरा कर कहती, कितना मुश्किल है इस धुंध से निकलना। कपड़े बाल सब सीलन से भरकर चिपकने लगते हैं। कहीं सुदर्शन भी तो मैं चुटकी लेती तो वो रूठ जाती। मैं उसे और चिढ़ाती, ऐसा मैंने क्या कह दिया, सुदर्शन के साथ अकेले ही घूमती रहती है, एक बार हम सबसे भी मिलवा दे। और फिर हम दोनों सहेलियाँ खिलखिलाकर हंस देती। इस बीच मेरी भी शादी तय हो गई। विवेक सीए थे, इकलौते बेटे थे, इसीलिए परिवार में सबके लाडले भी थे। नवंबर में स्कूल बंद हुए तो रूपा से मैंने शादी में आने का वादा लिया और उसने शादी से ठीक एक हफ्ता पहले ही दिल्ली पहुंचकर अपना वादा निभाया भी था। नैनीताल से दिल्ली की दूरी ही कितनी थी। माँ को रिश्तेदार औरतें की मिनमेख और सलाह मशवरों से ज़्यादा रूपा पर विश्वास था, इसीलिए उसके पहुंचते ही उन्होंने शॉपिंग, टेलरिंग, पार्लर आदि का जिम्मा पूरी तरह रूपा पर ही डाल दिया हो। विदाई की बेला में ऐसा लगा जैसे किसी सहेली का नहीं बल्कि एक बहन का साथ छूट रहा हो। फिर भी स्नेह का बंधन तो अटूट ही होता है। शादी के बाद भी रूपा के मेल, व्हाट्सएप और मैसेजेस नियमित रूप से आते रहते थे। एक तरफ संयुक्त परिवार, दूसरे विवेक का क्रोधी स्वभाव। मुझ में भी इतना पेशेंस कहाँ था कि काम के साथ साथ उनकी झल्लाहट भी बर्दाश्त करूं। भरी पूरी ससुराल में मान मनौवल का अवसर ही कहाँ मिलता था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता तो मैं रूठ कर मायके चली आती थी। एक बार इसी तरह रूठकर गर्मियों में मैं दिल्ली आई हुई थी। तभी भैया भाभी के साथ गर्मियां बिताने के लिए कुछ दिन नैनीताल घूम कर आने का प्रोग्राम बन गया। एक तरफ रूपा से मिलने की उम्मीद, दूसरी तरफ विवेक को कुछ दिन और तड़पाने की आकांक्षा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि रूपा वहीं हॉस्टल में ही होगी, क्योंकि इतना तो तय था कि अगर उसकी शादी हुई होती तो कार्ड मेरे पास जरूर आता। आशा के अनुरूप रूपा वहीं हॉस्टल में ही थी। मिलते ही अतीत की यादों के पिटारे सिलसिले से खुलने लगे थे। मैंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में पूछ लिया, तेरा स्वीट हार्ट घूम फिर कर ही टाइम पास करता रहेगा या शादी के बारे में भी सोचेगा। बस इस जाल साल के अंत तक ही कहते हुए उसका सिंदूरी रंग लज्जा से लाल हो गया था। प्रश्नों का रुख अब मेरी जिंदगी की तरफ मुड़ने लगा था। वो एक ही भेंट में मेरी ससुराल के हर सदस्य के बारे में जान लेने के लिए उत्सुक थी। मैं भी उसके हर प्रश्न का उत्तर देती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने
विवेक का नाम लिया, मन कसैला सा हो गया। चिढ़कर बोली, मैं वो चीख चीख कर वाला नर्क छोड़ आई हूँ, अब वापस नहीं जाने वाली। मेरे असंतुष्ट मन ने भरभरा कर अपना गुब्बार निकाला तो वो बड़ी बूढ़ी की तरह मुझे नसीहतें देने लगी। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? 7 फेरों का बंधन भला ऐसे कभी टूटता है? विवेक के साथ ज़्यादा समय बिताया कर, तभी आपसी मनमुटाव दूर होंगे। घर के काम से फुर्सत मिलेगी तब ना। बस ये समझ ले, नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। तू खुद को उनके घर की नौकरानी का दर्जा दे रही है, पर वो बेचारा भी तो तेरे ही प्यार का गुलाम है। रूपा ने मुझे समझाना चाहा, लेकिन मैंने इस विषय को अपनी तरफ से वहीं रोक दिया था। 2 महीने का समय यूं ही बीता। नवविवाहिता भैया भाभी अपनी दुनिया में ही मगन थे। दिन में भी दोनों की छेड़छाड़ और रूठ मनौवल चलती रहती। रात में उनके बेडरूम से भाभी की चूड़ियों की खनक और भैया के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई देती तो हृदय पर नाक से लौटने लगती। समय काटे नहीं कटता था। एक शाम सूरज पेड़ों के पीछे छिपता हुआ ढलान उतर रहा था कि अपना लैपटॉप बैग हाथ में उठाए धीमे कदमों से बंगले की तरफ आते हुए विवेक दिखाई दिए। कोई फ़ोन, ना मैसेज। अचानक कैसे? ऐसा लगा कि अपना पूरा गुस्सा भूलकर विवेक के गले लग जाऊं। फिर सोचा थोड़ी नाराज़गी जतलाना भी जायज़ होगा, लेकिन विवेक कहाँ रुक पाए थे। हुलस कर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कैद कर लिया था। अब याद आई आपको हमारी? उनकी बाहों से अलग होकर मैंने तनिक गुस्से से पूछा तो उन्होंने मुझे और भी कसकर खींच लिया था। बोले, कुछ खिलवाओगी पिलवाओगी या अपनी नाराज़गी ही दिखलाती रहोगी? एयर कंडीशन टैक्सी में बैठे बैठे ही हड्डियों के जोड़ तक हिल गए हैं। मुझे खुद पर अभिमान हो आया था कि मैंने तो एक बार भी ना फ़ोन मिलाया ना ही मैसेज किया, फिर भी आए ना दौड़कर। विवेक कह रहे थे, सच मानो तुम्हारे बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सभी तुम्हें याद करते हैं। छोड़ो भी, अगर मेरी इतनी ही परवाह होती ना, तुम्हें तो मुझे घर से बाहर जाने ही ना देते। मैंने तुनक कर कहा था। तुम भी तो उस समय बुरी तरह रूठी हुई थी, तो अब तुम्हें मेरा ध्यान कैसे आ गया? मैंने विवेक को छेड़ा था। वो जो तुम्हारी रूममेट सहेली है ना, रूपा, जिसे मैंने शादी में सबसे सुंदर मीराबाई की फ़ोटो गिफ्ट में दी थी, उसी ने फ़ोन करके मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। वैसे मैं भी तो तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ ही रहा था। विवेक ने अपने मन की बात कही। उस दिन मेरी नज़र में रूपा के लिए प्यार और इज्जत पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। अपनी समझदारी से उसने हमारी गृहस्थी की ढहती दीवारों को गिरने से बचा लिया था। अगले सप्ताह मैं विवेक के साथ दिल्ली लौट आई थी। 2 साल बीत गए। रूपा की शादी के विषय में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा था। रूपा में न पहले वाली रंगत दिखाई देती, न ही कुंवारे सपनों की महक। कभी सुदर्शन की बात निकलती भी तो उससे यही निष्कर्ष निकलता था कि जिन सेठ जी ने उसे पाला था, उनकी हार्ट अटैक में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु शैया पर उन्होंने सुदर्शन से वचन लिया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बदसूरत बेटी और फैक्ट्री को सुदर्शन ही संभालेगा। मौत के मुंह में जाते व्यक्ति का आग्रह वो ठुकरा सके, इतना पत्थर दिल इंसान सुदर्शन नहीं था। सुदर्शन तो फैक्ट्री का मालिक बन बैठा। न जाने कितने घर उसकी फैक्ट्री की बनी ट्यूबलाइटों और बल्बों की रोशनी से रोशन हो गए। पर तुझे क्या मिला? खासा तगड़ा दहेज देकर क्या सुदर्शन सेठ जी की बेटी की शादी किसी से करवा नहीं सकता था? मैं गुस्से से लगभग चीख उठी थी। फर्ज और प्रेम के 2 पार्टों में पिसते सुदर्शन को मैंने ही मुक्त किया था। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वो उपकारी के उपकार को कभी ना भूले, बल्कि उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। आखिर मर्दा सन इंसान को दिए गए वचनों का भी तो कुछ मूल्य होता है। रूपा ने सुदर्शन का ही पक्ष लिया था, फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था। एक सुदर्शन ही तो रह गया था वचन निभाने के लिए। जब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो तू क्यों इतना उबाल खा रही है? रूपा मुझ पर ही चिल्ला पड़ी। तो फिर तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? रूपा के जीवन में अब सुदर्शन वाला अध्याय समाप्त हो चुका था। मैंने और विवेक ने कितनी कोशिश की उसकी शादी के लिए, पर प्रेम के जिस पौधे को वो आज तक सींचती आई थी,
उसे समूल उखाड़ फेंकना शायद उसके वश में नहीं था। फिर उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। इंजीनियर भाई भी ग्रीन कार्ड होल्डर लड़की से विवाह करके अमेरिका जाकर सेटल हो गया था। रूपा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। बालों में सफ़ेदी और चेहरे पर उम्र के निशान उभरने लगे थे, पर हमने अभी भी कोशिश नहीं छोड़ी थी। हमारे सिवाय उसका इस दुनिया में था ही कौन। उन्हीं दिनों विवेक का मित्र राकेश ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आया। साधारण परिवार का एक नौकरीशुदा लड़का था राकेश। सारी उम्र उसने अपने भाई बहनों और घर गृहस्थी की देखभाल में ही बिता दी थी। जिंदगी के इस मुकाम पर वो एक अधिक आयु की सुलझे विचारों वाली पत्नी चाहता था। हमने उसे रूपा की फोटो दिखाई। मना करने का सवाल ही कहाँ था। हम चाहते थे दोनों मिलकर एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लें। हम लोग कार लेकर नैनीताल के लिए निकल पड़े, यह निश्चय करके कि इस बार जैसे भी हो रूपा को मनाना ही है। लेकिन वहाँ एक और आश्चर्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे में राकेश का परिचय बेकार था। दूसरे दिन मैंने उसे पकड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? पंछी भी शाम ढले घरों को वापस लौटते हैं। तू क्या सारी उम्र इसी हॉस्टल में काट देगी? अब मैं अकेली कहाँ हूँ? देख, मेरा बेटा रवि मेरे साथ है। पागल हुई है क्या? पराये बेटे को अपना बेटा कह रही है। अब ये मेरा बेटा ही है। वो गंभीर ही हो उठी, बोली, बिजनेस के दांव पेंच से दूरी पूरी तरह से अनजान फाइटर पायलट सुदर्शन फैक्ट्री नहीं चला सका। घर चलाने और कर्जा चुकाने में जब सेठ की पूरी जमा पूंजी खत्म होने लगी तो सुदर्शन शराब पीने लगा था। हर दिन पति पत्नी में झगड़ा होता। उसकी पत्नी मेरा नाम लेकर सुदर्शन को कोसती। इसी लड़ाई झगड़े में रवि मेरे विषय में जान गया। एक रेल दुर्घटना में सुदर्शन की मृत्यु हो गई। पत्नी पागल खाने में भर्ती कर दी गई क्योंकि उसे अब दौरे पड़ने लगे थे। अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेता? रिश्तेदार भी पल्ला झाड़ गए थे। उसी समय रवि को मैं अपने पास ले आई थी। मैं हैरानी से रूपा की कहानी सुन रही थी। रूपा गर्व से मुझे बता रही थी, सीनियर सेकेंडरी में रवि ने पूरे स्टेट में टॉप किया है। आगे मेडिकल में जाने का उसका विचार है और उसकी पढ़ाई का खर्चा तू देगी। मेरे सिवाय उसका सरपरस्त है ही कौन? तुझे कभी समझ में भी आएगा? तूने भाई को पढ़ा लिखा कर उसका करियर बनाया, क्या मिला? पलट कर उसने कभी एक बार भी तेरी तरफ देखा भी नहीं। बहन जिंदा है या मर गई? मैं हड़बड़ाते हुए उसको सचेत करने की कोशिश करने लगी थी। राकेश बाबू से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, मैं मजबूर हूँ। मैं पैर पटकती हुई वापस लौट आई थी। मूड बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। विवेक कार चला रहे थे, मैं राकेश को सुना रही थी। कुछ कमबख्त होते ही ऐसे हैं, अपना शोषण हर समय करवाने को तैयार। चाहे सारी दुनिया उन्हें रौंद कर निकल जाए, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रौंदेगी। राकेश ने मेरे गुस्से पर पानी डाला। छोड़िए भाभी, इसी का नाम ही तो प्यार है, जो अच्छे भले को अंधा कर दे। उस प्यार का क्या लाभ? देखूं शायद कभी आपकी सहेली को जीत पाऊं। गहरी सांस लेकर राजेश ने कहा तो मैं अपना गुस्सा भूलकर आसर से उसकी ओर देखने लगी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।